बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम लोग एनसीपी के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीपी को। सबसे पहले तो हमें इसके फर्दर आगे बढ़ने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि एनसीपी की फुल फॉर्म क्या है, उसे ये होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म नर्सिंग केयर प्लान है। ये एक केयर प्लान है जो कि पेशेंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले इसके हम लोग कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। हमें कंपोनेंट्स का पता होगा, फिर हम फर्दर आगे मूव कर सकेंगे। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि पहले एंड वाला कंपोनेंट आप ऊपर उठा के लिखते हैं और ऊपर वाला नीचे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सीक्वेंस वाइज सारा जो केयर प्लान है ना बनता है, सीक्वेंस वाइज हमें इसको ना चलाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो है असेसमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है डायग्नोसिस। थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है प्लानिंग। फोर्थ में हमारे पास आएगा इम्प्लीमेंटेशन। और फिफ्थ में हमारे पास आएगा इवैल्यूएशन। ये कंपोनेंट्स जो हैं आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेने हैं। नेक्स्ट फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि इसको टेबल की फॉर्म में कैसे लेके जाना है और इसकी आगे से डिटेल भी बताऊंगी कि हमने असेसमेंट कैसे करनी है, डायग्नोसिस कैसे करनी है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आगे मैं आपको इसका सारी डिस्कस करके बताती हूँ कि ये कैसे आगे हम लोग चलाएंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना, क्योंकि एंड में फिर आपको 2 जो हैं एनसीपीज़ भी दिखाऊंगी, सैम्पल्स दिखाऊंगी एनसीपीज़ के, तो वो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फर्दर आप अगर कोई एनसीपी वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक एनसीपी मौजूद होगी। पहले तो आपको ना इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। मतलब वर्ड्स को देख के ना कुछ मीनिंग्स इंसान के माइंड में बनते हैं, उससे थोड़ा बहुत ना इंसान को हाउ नो हो जाता है कि ये बात किसके बारे में हो रही है। असेसमेंट का क्या मतलब होता है कि असेस कर रहे हैं हम पेशेंट को देख के असेस कर रहे हैं या उसे पूछ के असेस कर रहे हैं पेशेंट को कि उसे प्रॉब्लम क्या है। हमें प्रॉब्लम का पता होगा तभी तो हम उसको केयर प्लान अच्छे से दे सकेंगे। असेसमेंट के बाद हमें सारी बातें पेशेंट से अगर हम पूछ रहे हैं तो पेशेंट से पूछने के बाद हम फिर डायग्नोसिस बनाते हैं कि असल हमें इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है। उस प्रॉब्लम को हम लोग लिखते हैं कि ये मसला है इस पेशेंट के अंदर। उसके बाद हम फिर प्लानिंग पे जाते हैं। हम फर्दर प्लान करते हैं कि उस मसले को हम कैसे रिजॉल्व कर सकें, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग करेंगे जिसकी वजह से कि इसकी ना हम लोग बेहतरी की तरफ जा सकें, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें जो भी पेशेंट की है। तो प्लानिंग में हम लोग वो सब कुछ लिखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट कर देते हैं, चीज़ को अप्लाई कर देते हैं ताकि हम जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की है उसको अप्लाई कर सकें और फिर देखें कि इसके आउटकम्स क्या निकल रहे हैं। तो आउटकम्स देखने के लिए हम एवेल्युएशन में उसका बॉक्स रखते हैं। एवेल्युएशन में हम देखते हैं कि पेशेंट की प्रोग्रेस कितनी अच्छी हुई है, उसकी हेल्थ की प्रोग्रेस कितनी अच्छी हुई है, उस चीज़ को एवेल्युएट कर रहे होते हैं। जैसे कि डेली लिविंग में हम लोग मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे कि कोई भी हमारे पास इशू आता है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इशू क्या है। उसमें असेस करते हैं हम लोग अपनी लाइफ में, देखते हैं कि हमारे साथ इशू क्या हो रहा है, कोई क्या प्रॉब्लम हमारे पास आई है। जब हमको प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से पता लगा लेते हैं। जब हमें प्रॉब्लम का पता चल जाता है उसके बाद हम लोग उसके लिए प्लान करते हैं कि हम इस मसले से निकले कैसे। जब हम लोग प्लान कर लेते हैं कि ये तरीके हैं, हम इस मसले से ऐसे निकल सकते हैं, फिर हम लोग उस प्लान को उस जो चीज़ की स्ट्रेटजी हमने सोची होती है कि ये स्ट्रेटजी हम बनाएंगे तो हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, तो वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी स्ट्रेटजी। और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा मसला बेहतरी की तरफ जा रहा है कि नहीं, कितना ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। असेसमेंट हम लोगों ने करनी है तो कैसे करनी है।
जैसे कि अब मैंने आपको वर्ड्स की मीनिंग समझा दी है, आप डेली लिविंग से एग्जाम्पल उठा के बता दी, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, पता चल जाएगा, थोड़ी समझ आ जाएगी चीज़ों की। तो अब असेसमेंट में हम लोग असेसमेंट के फर्दर मैं आपको बताऊँगी डायग्नोसिस का, फर्दर हमें डायग्नोसिस कैसे करनी है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन वैल्यूएशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम असेसमेंट के पार्ट को लेके चलते हैं। हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। असेसमेंट को आगे हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, असेसमेंट हम असेस से निकालते हैं कि हम पेशेंट को असेस करें। तो इसके हमने आगे से 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया कि असेसमेंट हम लोगों ने करनी कैसे है, तो वो हमने देखना है। तो असेसमेंट में ना हम सबसे पहले डाटा को सबसे पहले हम लोगों ने कलेक्ट करना होता है, हमें डाटा जो भी मिला है उसको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोगों ने डाटा कलेक्ट हम कर कैसे सकते हैं, हमने डाटा कलेक्शन करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, देख के डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को हम लोग देख के बताएं कि उसमें क्या सिम्टम्स हमें नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब वो डोर से इंटर हुआ है पेशेंट, और अगर कोई पेशेंट आएगा तो वो थोड़ा सा पेन की वजह से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, तो वो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अपनी ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पेशेंट को कि इसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो लंगड़ा के आ रहा है, वो किसी जगह पे हाथ रख के आ रहा है, पेन की शिकायत करके आ रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि वो रोते हुए आ रहा है, कि पेशेंट की पेन की कितनी स्वेरिटी है, किस जगह पे पेशेंट को पेन हो रहा है। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एब्डोमिनल की किसी रीजन में पेन है तो पेशेंट ने उस जगह पे हाथ रखा होता है, अगर सीवियर पेन हो तो उससे हमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हाँ इस जगह पे पेशेंट को ज़्यादा पेन हो रही है। तो दूसरी चीज़ हम लोग ये भी करते हैं कि फिर हम उस जगह को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, तो जिस जगह पेशेंट पेन बता रहा होता है उस जगह को डायरेक्टली आपने हाथ लगा कर टच लगा कर फ़ौरन से टच नहीं करना होता, क्योंकि उसकी पेन वर्सन भी हो सकती है। तो पहले आप बाकी एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, बाकी एरिया को पल्पेट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे पहले बाकी एरिया की, और फिर उसके बाद हम लोग उस एरिया पे जाते हैं जिस एरिया पे पेशेंट को पेन हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते हैं, देखने के थ्रू हम लोग ऑब्ज़र्व करने के थ्रू हम लोग देखते हैं कि पेशेंट की किस चीज़ का पेन है या फिर पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है। फिर उसके बाद हम इंटरव्यू करते हैं पेशेंट का। इंटरव्यू में हम लोग जैसे कि इंटरव्यू की नॉर्मल टर्मिनोलॉजी भी हम लेते हैं, उसमें इंटरव्यू में हमें अपनी पेशेंट की बायोग्राफिक डाटा क्या है ये सब कुछ पूछना होता है। हमें इंटरव्यू में पेशेंट से पूछना होता है कि आपको पेन हो रही है, पेन की सेवेरिटी कितनी है, तो वो सारा कुछ ना ये इंटरव्यू के अंदर आता है। एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं पेशेंट को कि एग्जामिन करते हैं हम पेशेंट को। अच्छा, एग्जामिनेशन में आगे इसके आगे पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग करते हैं पल्पेशन और ऑस्कल्टेशन वगैरह हम लोग ना इसमें करते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है एग्जामिनेशन में। अच्छा, इसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं हम लोग, और स्पेसिफिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। मीन कि अगर उसको वो बता रहे कि मुझे एब्डोमेन में पेन है तो हम लोग स्पेसिफिक एब्डोमेन की एवेलुएशन करेंगे, इसमें हम पल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। और अगर पेशेंट ये बता रहा है कि वो अगर जनरल पेशेंट हमारे पास आया है और इतनी सेवेरिटी के साथ नहीं आया, तो हम उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं। इसको हम लोग हेड टू टो असेसमेंट कहते हैं, यानी कि हम लोगों ने पेशेंट को पूरा एवेलुएट करना है। तो हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं एग्जामिनेशन की, हम दोनों टाइप्स में से किसी को भी चूज़ करके तो फर्दर हम लोग उस पर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करिए डाटा ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि हम लोगों के पास अगर एक चीज़ इकट्ठी होगी, हमने ले लिया, अब हम उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि उस चीज़ को हम किस तरह से लेके चलना है हम लोगों ने फर्दर। तो उसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइजिंग डाटा को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ओके, ऑर्गेनाइजिंग डाटा में हम लोग नर्सिंग कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स यूज़ करते हैं। नर्सिंग कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स वो मॉडल्स हैं कि जो कि हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं। वो मतलब हमें इस तरह का एक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए से हम लोग आसानी से किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो वो हमें एक सीक्वेंस देते हैं जिसकी हेल्प लेके हम डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना होता है हम लोगों ने, कि जितना भी डाटा हमने लिया हमने उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। तो उनको हम लोग कहते हैं नर्सिंग कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स। अच्छा, इसके पहले हमारे पास 3 मॉडल्स जो हैं वो आते हैं। एक हमारे पास आता है गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ऑन्स सेल्फ केयर मॉडल। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास रॉयस एडेप्टेशन। ये 3 मॉडल्स हैं जो कि नर्सिंग में यूज़ होते हैं, एनसीपी में डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा, जो ज़्यादातर मॉडल यूज़ किया जाता है जिसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट मॉडल कहा जाता है, जिसको जो ज़्यादा इजीली और जिसमें ज़्यादा डिटेल्ड हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट की, वो है गॉर्डन्स फंक्शनल पैटर्न। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, यानी कि आप कह सकते हैं कि यही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एनसीपी बनाने के लिए। जब हम डाटा ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न हम यूज़ करते हैं। गॉर्डन्स पैटर्न को भी मैं डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी आपके साथ। अगर मुझे इस वीडियोस पे से कमेंट्स आते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको गॉर्डन्स फंक्शन पैटर्न भी एक्सप्लेन करूँ, तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये भी बहुत लेंथी सा आप कह सकते हैं एक टॉपिक है। तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाने फिर पड़ेगी मुझे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि गॉर्डन्स फंक्शनल पैटर्न भी आपको मैं सिखा दूँ, पढ़ा दूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसकी भी वीडियो नहीं डाल दूँगी। अब जब हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अब हम लोग डाटा को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेटिंग डाटा का मतलब ये होता है कि डाटा को देखना कि वो वैलिड है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, वो कितना सही है कितना गलत है। तो डाटा को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास आगे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना होता है। तो मैं आगे नेक्स्ट आपको ना वो पॉइंट्स बता देती हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखना होता है कि हमने सबसे पहले कंपेयर करना होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा को, और जिस क्लाइंट ने हमें स्टेटमेंट दी है, जो पेशेंट ने हमें स्टेटमेंट दी है, उसको भी हमने साथ में देखना होता है। कंपेयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा to verify the client statement. नेक्स्ट हम लोगों ने क्लैरिफाई ambiguous और weak statement। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने बहुत
देखा होगा कि अगर आप क्लाइंट से या पेशेंट से पूछते हैं कि आपको इशू किस चीज़ का है, आपको प्रॉब्लम क्या है, तो वो अपनी बहुत पुरानी पुरानी कहानियाँ खोल के आपको बताने लग पड़ेगा और पुरानी पुरानी बातें बताएगा। और आपको क्या करना है, एक जो अच्छा नर्स होता है वो उस सारे डाटा के अंदर से निकालता है कि असल प्रॉब्लम क्या है, और बाकी डाटा को एलिमिनेट करना होता है, डिडक्ट करना होता है बीच में से। जो हमारे मकसद की बात है वो हमने वहाँ से उठानी है और वो लिखनी है। बाकी जो इधर उधर की बातें हैं वो सारी हम लोगों ने डाटा के अंदर नहीं लिखनी होती, एलिमिनेट करना होता है उस चीज़ को। तो इस लाइन को आपको मैंने मतलब गाइड कर दिया है कि हम लोगों ने क्लेरिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट्स वो दे रहा है वो ठीक है कि नहीं। दूसरा हम लोगों ने ये देखना है, इस चीज़ डाटा को एलिमिनेट करना है, जो कि हमें नहीं चाहिए, और जो हमें चाहिए उस डाटा को हमने लिख लेना होता है, नोट डाउन कर लेना होता है। इसमें एक और चीज़ भी आती है कि हम लोगों ने पेशेंट को देखना होता है कि पेशेंट जो स्टेटमेंट कह रहा है वो ठीक है कि नहीं। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, तो हमें पल्पेट करके देखना होता है कि वाकई वो ट्रू बोल रहा है या नहीं। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि फंक्शनल प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं, यानी कि फंक्शनल प्रॉब्लम हम उस प्रॉब्लम को कहते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन फिज़िकली वो पेशेंट साइकोलॉजिकली वो पेशेंट ले रहा होता है कि हाँ मुझे ये मसला है। साइकोलॉजिकली वो ये परसीव कर रहा होता है कि मुझे पेट दर्द है, या इस तरह कुछ, जैसे कि बच्चे बहाना बनाते हैं स्कूल जाने के लिए कि पेट में दर्द है, हमने नहीं जाना ये वो। तो हमने इस चीज़ को भी एवेलुएट करना होता है, इस चीज़ को भी देखना होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल चेक करते हैं डाटा को। डिटरमाइन फैक्टर्स that interfere accurate measurements। डबल चेक डाटा जब हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो पेशेंट डाटा दे रहा है वो कितना सही है या कितना रॉन्ग है, और हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है डाटा में, असेसमेंट में, और पता चल जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो डबल चेक डाटा का करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। अच्छा, अभी हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब जो लास्ट कंपोनेंट है असेसमेंट का वो हमारे पास है डॉक्यूमेंटिंग डाटा। हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है असेसमेंट का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हम लोगों ने ऊपर डाटा कलेक्ट किया पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया, और डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, जो भी ऑर्गेनाइज वगैरह किया, जैसे कि वैलिडेशन किया डाटा की, अब उस सारे डाटा को हम लोगों ने डॉक्यूमेंट कर लेना है। पेशेंट तो अपनी लेमेंट टर्म यूज़ करता है बताने के लिए कि मुझे यहाँ पेन है, इधर हो रहा है, इस तरह हो रहा है, लेकिन हमने जो अब डाटा लिखना होता है वो हमने मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में लिखना होता है डाटा सारा। इसमें अब जैसे कि कलेक्टिंग डाटा हमारे पास ऊपर था एक कंपोनेंट, कलेक्टिंग डाटा में हम लोग 2 किस्म के डाटा कलेक्ट करते हैं। एक हमारे पास होता है असेसमेंट में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। अच्छा, मैंने असेसमेंट का जवाब आपको 2 कंपोनेंट्स बताए, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। हम लोग असेसमेंट को आगे इन 2 में डिवाइड करते हैं। ये जो सारा मैंने पीछे आपको बताया था ना कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ये था ना कि हम लोग कैसे एक पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं, हमने उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना कैसे है। अब हम लोगों ने जो असेसमेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा हमने जो ये प्रॉपर हेडिंग्स आती हैं असेसमेंट के अंदर, इसमें हम लोगों ने बताना होता है कि सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट ने क्या कहा। सब्जेक्टिव डाटा में हम लोगों ने पेशेंट को देख के, या पेशेंट की फैमिली मेम्बर ने कोई स्टेटमेंट दी हो, या पेशेंट ने कोई स्टेटमेंट दी हो, तो हम लोग सब्जेक्टिव डाटा में एज इट इज़ वही स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर पेशेंट कहता है कि आई हैव पेन इन माई एब्डोमेन, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में वही स्टेटमेंट लिखेंगे एज इट इज़ पेशेंट ने वर्बलाइज किया। लेकिन ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम लोग थ्रू ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑब्जर्व करके हम लोग लेते हैं पेशेंट को, यानी कि उसकी
वाइटल साइंस आ गए और हम लोगों ने पेशेंट को फेशियल एक्सप्रेशन से किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। असेसमेंट को हम लोग फर्दर 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और इसी की हेडिंग्स देके इसके अंदर हम लोगों ने जितना भी डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है हमने उसके अंदर करना होता है। तो उसमें 2 ही आते हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा आता है और एक ऑब्जेक्टिव डाटा आता है। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि हम लोग असेसमेंट तक ही रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको डायग्नोसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इंशाल्लाह करवाऊँगी। प्लीज़ अगर आपको ये समझ आई है या आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।